हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हमारा लेसन में इसमें ये आएगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति हमें त्याग और प्रेम सिखाती है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? फ्रांस जैसे देश के अंदर 1848 के अंदर एक बहुत ही महान कलाकार हुए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू। इन्होंने कई चित्रों की एक श्रृंखला बना दी थी और उस चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने विभिन्न देशों के अंदर जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों को दर्शाया था। और उसके साथ साथ उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को भी बताया था कि किस प्रकार से वहाँ के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं और वो सभी की सभी स्वतंत्रता के लिए वंदना कर रहे हैं। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से पहले ही वहाँ निरंकुशवाद ज़्यादा फैला हुआ था। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद, निरंकुश, निरंकुश, निरंकुश क्या है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। और देश अलग अलग समूहों और टुकड़ों में बटा हुआ था। तो सारियू ने, जो कि फ्रांस का एक प्रसिद्ध कलाकार था, उसने कल्पना आदर्श या यूटोपिया की भी स्थापना की थी। कल्पना आदर्श क्या है? कल्पना आदर्श, कल्पना आदर्श क्या है? इसे हम यूटोपिया भी कह सकते हैं। यूटोपिया एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना ज़्यादा आदर्श माना जाए कि जिसका साकार होना किसी भी प्रकार से संभव न हो, वो उसे हम कल्पना आदर्श कह सकते हैं। इसके साथ साथ सारियू ने स्वतंत्रता की जो मूर्तियां बनाई थी, जो चित्र बनाए थे, उनके आगे इस प्रकार के जुलूस दिखाए गए थे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो नए नए राष्ट्र बन रहे थे, वहाँ फ्रांस क्रांतिकारी तिरंगे को पहचाना जा सकता था। उसी दौरान अनसर्ट रेनन राष्ट्र क्या है? ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शीर्षक माना गया था, जिसमें फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित विचारों की आलोचना की थी। और वो बार बार राष्ट्र के समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना हुआ था। एक ऐसा राष्ट्र जो बहुत ही लंबे समय से
प्रयास, त्याग और निष्ठा के चरम बिंदु पर पहुंच रहा था। उनकी शौर्य वीरता से युक्त अतीत महापुरुषों की नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी मानी गई थी। इसके साथ साथ वहाँ के जो लोग थे उनका जनमत संग्रह, जनमत ऐसे प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, विचारों को मानना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई। 1789 से पहले तक फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य माना जाता था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, उनके हाथों में चली गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का गठन किया जाएगा और वे ही आगे वाली नीति या नियमों को तय करेंगे। प्रारंभ में तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे कि फ्रांसीसी लोगों के अंदर एक सामूहिक भावना पैदा हो सके। पितृभक्ति और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दे दिया था और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो गए थे। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया था जिसने पहले चुने गए राजध्वज की जगह ले ली थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा ही किया गया था। नई उनके नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। उसमें नई स्तुतियां रची गई थी, नई शपथें ली गई थी और शहीदों का गुणगान भी किया गया था। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ और उसके साथ साथ केंद्रीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी लागू कर दी गई थी। क्रांतिकारियों ने एक घोषणा और की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद भी देगा। जब फ्रांस की इस प्रकार की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों के बीच में पहुंचने लगी तो उसके साथ साथ छात्रों ने और शिक्षित मध्यम वर्गों ने और अन्य जैकोलिक क्लबों की स्थापना करने वाले फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार हो गया था और 1790 के दशक तक आते आते हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में सेनाएं घुस चुकी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर विदेशों की ओर भी जाने लगी थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, इटली के नाम से जानते हैं या स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वे तब राजशाहियों के नाम से जाने जाते थे, डचियों के नाम से जाने जाते थे और कैटनों के रूप में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। वे इन इलाकों में अलग अलग तरह के लोग भी रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन द्वारा युद्धों की शुरुआत की गई और 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला कर दिया था। उसके बाद 1814, 1815 नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का पतन और वियना शांति संधि। वियना
शांति संधि। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनैतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली वर्ग माना गया था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार मानी जाती थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों के लिए वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक या किसान हुआ करते थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीनें किराएदार और छोटे काश्तकारों को खेती करने के लिए दी गई थी, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों से ही राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के बीच करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द जो कि लातिन भाषा के लीबर शब्द पर आधारित है। लीबर शब्द पर आधारित माना गया है जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष पूरी तरह से बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी कानून के समक्ष बराबरी मानी गई थी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पूरी तरह से पक्षधर थे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दे रहे थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सभी को बराबर का हिस्सा मिले और सबके विचार मताधिकार के पक्ष में थे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन या परंपरा है। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और विचार रिवाजों पर जोर देता है, जो तेज बदलाव की प्रक्रिया के बजाय धीरे धीरे में क्रमिक विकास पर प्राथमिकता पर बल देता है, जो धीरे धीरे होने वाले विकास पर बल देता है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। इसीलिए इसे वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो मुखिया माना गया था या जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरलिख। इसके प्रतिनिधियों ने 1815 की जो वियना संधि थी उसको तैयार किया था और जिसका उद्देश्य था कि कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे
ताकि भविष्य में इसका किसी प्रकार का विस्तार न हो सके। आपको इनकी डेफिनेशन राइट और लर्न करनी है।